अपनी ढपली अपना राग आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी। धर्मगुरु रामभद्राचार्य का अपमान किया है, वीडियो ट्वीट कर किया है जगत गुरु को अपमानित। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। बाबा के अल्प ज्ञान पर तरस आता है, ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई है। और आरक्षण पर उठाए थे सवाल, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात भी कही गई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरक्षित वर्ग की मेरिट को सम्मान वर्ग की मेरिट से ज्यादा बताया। तो एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। आखिर चित्रकूट वाले बाबा के मुंह से सच आ ही गया, क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। किंतु बाबा के अल्प ज्ञान पर तरस आता है, शायद उनको ये नहीं पता कि आरक्षित वर्ग के नौजवानों की मेरिट सम्मान वर्ग के मेरिट से ऊंची जा रही है। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। और महंत राजू दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू दास जी, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है और यहां पर रामभद्राचार्य की किस तरीके से अपमानित किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्य है, मुझको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब पागल हो चुके हैं। और पागल का सिर्फ एक ही दवा है, या तो फिर जब हाथी पागल हो जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है, या तो फिर पागल खाने में उसको बंद कर दिया जाता है। दुख इस बात की है कि रोज एक दिन चलाऊ होता है। हमने कुछ अपशब्द कह दिया, चाहे कुछ अपने विचार रख दिए तो ठीक है, लेकिन रोज टारगेट करके बोलना सनातन के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ, हिंदू मतलब कुछ नहीं, साधु संत मतलब आतंकवादी, एक अपशब्द का प्रयोग करना, मतलब क्या नहीं कह देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझको लगता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर अब तो मैं तो निवेदन करूंगा, राजनेताओं के पास दम तो रह नहीं गई। मैं आशा और विश्वास करता हूं उच्चतम न्यायालय के ऊपर जो स्वतः संज्ञान में लेकर इनके ऊपर कार्रवाई करें, इनको बोलने से प्रतिबंधित करें, या तो इनको सलाखों के पीछे करें। ये समाज में इतना विद्वेष घोल दिया है, इतना विद्वेष घोल दिया है जिसका जवाब नहीं। तो ऐसे लोगों की जगह या तो सलाखों के पीछे है या तो परमात्मा के यहाँ, और कहीं नहीं। राजूदास जी, क्योंकि बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो विवादित बयान आ रहा है, इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं या फ्रंट लाइन पे आना चाहते हैं? कभी हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है, उसके बाद बाबा के अल्प ज्ञान पर तरस आता है, मतलब ज्ञान नहीं है, इस तरह की बात बोलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं वो? में हर व्यक्ति जानता है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जन्मजात नेत्र विहीन है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के नेत्र खुले हुए हैं तब तो इतना जहर घोल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब आंख से देख रहा है तब तो इतना अपशब्द बोल रहा है। जो व्यक्ति नेत्रहीन हो उसके पास लाखों लाखों वेद की जो ऋचाएं हैं, जो वेद है, पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद है, वो कंठस्थ याद है। जिस जगह से, जिस एंगल से, जहां से कोई पूछना चाहे वो पूछ सकता है। उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा अपशब्द का प्रयोग करना ये दुर्भाग्य है, नंबर एक। नंबर दो, मैं पुनः कटघरे में खड़ा करूंगा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को। ये पूरा प्रसार अखिलेश यादव का है, ये पूरा प्रोपोगंडा अखिलेश यादव करा रहा है और कोई नहीं करा रहा है। अखिलेश यादव की जमीन खिसक चुकी है, इसके नाते स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करा के समाज में जहर घोल रहा है और कुछ नहीं। अच्छा राजूदास जी, क्योंकि अभी आपने बोला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से सारी चीजें कराई जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। हालांकि अब देखना यह होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इस बयान के बाद क्या सफाई देते हैं या फिर नहीं देते हैं। बहुत शुक्रिया राजूदास जी न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के नेता आज मुंबई में रणनीति बनाएंगे। इसमें इंडिया गठबंधन के संयोजक के साथ दिल्ली में एक सचिवालय बनाने पर विचार विमर्श होगा। साथ ही राज्यों में परंपरा विरोधी दलों के बीच ही सीटों को लेकर कैसे समन्वय स्थापित हो, उसका क्या फॉर्मूला होगा, इन बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। पटना और बेंगलुरु के बाद इंडिया गठबंधन की आज मुंबई में तीसरी बैठक है। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी विपक्षी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में भाग लेने के लिए मुंबई पहुंचे हुए हैं और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि समान विचारधारा वाले विपक्षी दल देश को ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे।
इंडिया का विस्तार होगा और आने वाले समय में और भी पार्टियां हमारे साथ जुड़ेंगी। इंडिया में सामूहिक लड़ाई है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। हम यही चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे। जो देश में तरक्की पसंद करते हैं, जो देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं, जो समान विचारधारा के दल हैं, सब लोग साथ मिलकर काम करें। इंडिया का भी विस्तार होगा और समय के साथ और भी पार्टियां, राजनीतिक संगठन, लीडर हमारे साथ आएंगे। तो मुंबई में हो रही विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि कोई भी ठगबंधन या गठबंधन नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। इस घमंडिया गठबंधन के 6 दलों के पीएम चेहरे सामने आ चुके हैं। बाकी बचे 22 दल कब पीएम के चेहरे सामने लाएंगे, ये देखना पड़ेगा। 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। 22 दलों के अभी आना बाकी है। मैं यह मानता हूं कि देश की जनता यह जानती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने एक विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश की जनता का विश्वास और भरोसा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है। विपक्ष की व्याकुलता केवल सत्ता में पहुंचने को लेकर के है कि कैसे सत्ता में पहुंचे, कैसे जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो पाप किए हैं, जो जिसकी जांच हो रही है, जिसमें कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई हो रही, उससे कैसे बचा जाए। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत, परिवारवाद मुक्त भारत, तुष्टीकरण मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को मेरा पूरा विश्वास है देश की जनता सफल बनाना चाहती है। विपक्षी गठबंधन की बैठक पर बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब गई थी तब 2 प्रधानमंत्री देकर गई थी और देश के 2 टुकड़े करके गई। अब ये नई इंडिया 5-5 प्रधानमंत्री देने का वादा कर रही हैं और ये खुद को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने के लिए गठबंधन किया है। देश की जनता मोदी जी के साथ है। जो गठबंधन है ये अपने आप को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए गठबंधन है और इस गठबंधन में जो मोदी जी ने कहा है परिवारवाद मुक्त में देश देना है, भ्रष्टाचार मुक्त देना है, तुष्टीकरण मुक्त देना है। और आप देखेंगे इसके अंदर जो भी आ रहे हैं, बाप बेटे आ रहे हैं, बाप बेटी आ रहे हैं, फूफा भतीजे आ रहे हैं, सारे के सारे आपको दिखाई देगा कि सब परिवारवाद के साथ में आ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल ने विपक्षी दलों की बैठक पर हमला बोला है। नरेश अग्रवाल का कहना है कि केकड़ों को कभी एक तराजू में तुलते नहीं देखा और ये सब एक कभी ना कभी नहीं हो पाएंगे। सब अभी से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तराजू पर कभी केकड़ों को तोलते नहीं देखा गया। ये सब विभिन्न विचारधारा के लोग हैं जो क्लास जाने के बाद कर रहे भय में। मुझे नहीं लगता कि ये सफल हो गया आखिर तक कहीं ना कहीं चीज, क्योंकि आज ही मैं पढ़ रहा था सभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो गया, प्रधानमंत्री तो एक बनेगा। मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हो, हमें देश को पता ना हो कि वो दूसरा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 24 की चुनावी रणनीति पर बीजेपी एक्शन में आ चुकी है। एक तरफ हारी हुई सीटों पर एक्शन प्लान तैयार कर प्लान बना रही है, तो दूसरी तरफ यूपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की भी तैयारी है। खबर यह है कि बीजेपी बड़े पैमाने पर जिला अध्यक्षों को बदल सकती है और इसके लिए फाइनल लिस्ट 5 सितंबर तक आ सकती है। चौबीस की चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और सियासी रण में उतरने से पहले भारतीय जनता पार्टी हर सिरे को मजबूत और पक्का कर लेना चाहती है।
इसी की खातिर पिछले काफी दिनों से चल रही जिला अध्यक्षों में बदलाव पर मुहर लग चुकी है। सूत्रों से खबर है कि संगठन की तरफ से जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट फाइनल हो चुकी है और माना जा रहा है कि 5 सितंबर तक इसका ऐलान भी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 5 सितंबर तक अपने नए जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने बैठक करके इन नामों को लगभग फाइनल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के 45 जिलाध्यक्ष बदले जाने तय माने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने इन नामों पर मंथन किया और उसके बाद नाम फाइनल कर लिए हैं। पार्टी सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक इस लिस्ट में बड़े पैमाने पर बदलाव दिख सकते हैं। अवध क्षेत्र में 15 में से 7 जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। ब्रज क्षेत्र में 19 में से 8 जिला अध्यक्षों का बदलाव संभव। काशी क्षेत्र के 16 में से 6 जिलों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। वहीं पश्चिम क्षेत्र के 19 में से 10 जिला अध्यक्ष बदल सकते हैं। कानपुर क्षेत्र में 17 में से 6 जिला अध्यक्षों का बदलाव संभव। गोरखपुर क्षेत्र में 12 में से 5 जिला अध्यक्षों का बदलाव संभव। उस कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते संगठन की प्रक्रिया में है कि हम हमेशा 3 साल पे 2 साल पे हमारे यहाँ सदस्यता होती है, हम संगठन का चुनाव करते हैं और परिवर्तन करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा प्रदेश का परिवर्तन हुआ, हमारे 6 क्षेत्रीय इकाइयों में नए अध्यक्ष बने हैं, हमारी नई क्षेत्रीय कमेटियां भी बनेंगी और ये संगठन को ऊर्जावान बनाना और ताकतवर बनाना और एक तरह से निरंतर सतत प्रक्रिया के अंदर हमारे यहाँ बदलाव होते हैं। खबर है कि पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के आधार पर जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट फाइनल करने जा रही है। ऐसे नेता जो किसी संवैधानिक पद पर काम कर चुके हैं या फिर उनके परिवार में कोई मेयर, एमएलसी या फिर निगम या पालिका अध्यक्ष बन चुका है, ऐसे लोगों की जगह पर नए चेहरों को मौका दिया जाए। साथ ही ऐसे जिला अध्यक्ष जो 2 या 2 से ज्यादा कार्यकाल पूरे कर चुके हैं, उन्हें भी रिप्लेस किया जाएगा। इसके अलावा इस बार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में जातीय समीकरणों को साधने पर भी फोकस किया जा रहा है। जल्द ही ये सूची जारी होगी। एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी जिले के संगठन में बदलाव कर रही है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की मीडिया टीम है उसमें भी बदलाव होना है और सोशल मीडिया की टीम में भी बदलाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर मंथन कर लिया है, नामों पर मुहर लग गई है। 5 सितंबर तक इन नामों का ऐलान पार्टी संगठन कर देगा। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।